नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, आज मैं मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट सारे मॉडर्न फिजिक्स में अब तक 2017 से लेकर 25 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, मैं सबको सॉल्व कराऊंगा। और दोस्तों, मैं सिर्फ सॉल्व ही नहीं करूंगा, मैं आपको सॉल्व करने का तरीका भी बताऊंगा। और आप लोग का जो ये फिजिक्स का डर है कि बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछे जाते, आउट ऑफ सिलेबस ही पूछ लिया जाता, आज आपको ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद पता चल जाएगा कि क्वेश्चन सॉल्व करते कैसे हैं। मुझे तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखा इस मॉडर्न फिजिक्स में जो आप सॉल्व नहीं कर सकते थे, जो कि आपके दिमाग से बाहर से पूछा गया हो, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं था। सिर्फ आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, और फिर फॉर्मूला। मैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन फॉर्मूला पे ही करके दिखाऊंगा, और एट द एंड मुझे पता है कि क्वेश्चन सॉल्व करना ही मैटर करता है। वैसे तो मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, लेकिन आपको सॉल्व करने का मेथड और फॉर्मूला अप्लाई करना इस पूरी वीडियो से सिखा दूंगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये देखने के बाद तुमको मॉडर्न फिजिक्स में एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। चलिए इसको शुरुआत करते हैं। हालांकि इसे बनाने में थोड़ा मेहनत लगी है, तो आप हमारी मेहनत को साकार कर सकते हो। तो आपको कैसे साकार करना हो तो आपको पता है, तो आप लाइक कमेंट में बता सकते हो, और आपको क्या चाहिए वो आप बता सकते हो। जो भी चाहिए आपकी डिमांड होगी उसे पूरी की जाएगी, और ये चीज़ भी आप कर सकते हो। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन। इस पहले क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है? फ्रॉम द गिवन प्लॉट ऑफ डीके रेट आर वर्सेस टाइम। आपको प्लॉट दिया है आर वर्सेस टाइम का, केवल आर नहीं, एल एन आर। तो सबसे पहले तो चलिए स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। आपको पूरा डीके रेट आर, आर है डीके रेट, और डीके रेट क्या होता है? डी एन बाई डी टी। ठीक है, अब यहाँ तक समझ गए, डी एन बाई डी टी। और आपको प्लॉट जो दिया है वो एल एन आर का दिया है, एल एन आर का दिया है, मतलब क्या? एल एन इंटू डी एन बाई डी टी। आपको ये प्लॉट दिया है वर्सेस टाइम के साथ, तो आपका ये वाई एक्सिस है और ये टाइम क्या है? एक्स एक्सिस। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो हमने फिगर आउट कर लिया। अब आपको पूछ रहा है द हाफ लाइफ ऑफ द न्यूक्लियाई इन आवर कैन बी एस्टिमेटेड टू बी। तो हाफ लाइफ आपको बताना है, तो आप हाफ लाइफ कैसे बताओगे? चलिए सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बोला कि रेडियो एक्टिविटी में आपको दो फॉर्मूला याद रखने हैं। पहला n इक्वल टू एन नॉट इंटू ई टू दावर माइनस लैम्डा टी। और n क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम t। और एन नॉट क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट t इक्वल टू जीरो। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ। और आपको t हाफ होता है एल एन टू बाई लैम्डा। तो ये दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दो फॉर्मूला की मदद से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए आते हैं अब। तो आपको आर क्या बोल रहा है? डी एन बाई डी टी। और आपको पता है एन क्या होता है? एन आपका होता है एन नॉट इंटू ई टू दावर माइनस लैम्डा टी। तो डी एन बाई डी टी क्या हो जाएगा? डिफ्रेंशिएट कर दो। डी एन बाई डी टी डिफ्रेंशिएट किया तो एन नॉट तो कांस्टेंट है, ई टू दावर माइनस लैम्डा टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस लैम्डा, माइनस आगे लगा दो लैम्डा इंटू ई टू दावर माइनस लैम्डा टी। तो ये हो गया आपका डी एन बाई डी टी। लेकिन आपको एल एन आर कह रहा है। आपको क्या कह रहा है? एल एन आर मतलब एल एन इंटू डी एन बाई डी टी। तो आप क्या करोगे? दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग बोथ साइड। लॉग नहीं, एल एन ले लो, टेकिंग एल एन बोथ साइड, टेकिंग एल एन बोथ साइड। तो यहाँ हो जाएगा आपका लेफ्ट साइड में एल एन डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू एल एन माइनस एन नॉट ई टू दावर माइनस लैम्डा टी। अब आपको एक चीज़ पता होगी, देखिए मैथ वाले बच्चों को तो पता ही होगी, और ये तो बेसिक चीज़ है। एल एन एम प्लस एल एन एन क्या होता है? एल एन एम प्लस एल एन एन होता है एल एन एम इंटू एन। तो यहाँ आप क्या करो, इस एन नॉट इंटू लैम्डा को एक जगह कर लो, और ई टू दावर माइनस लैम्डा टी को एक साथ कर लो। यानी एन नॉट इंटू लैम्डा को आप मान लो एम, और इसको मान लो एन। तो अब आप इसको ब्रेक करो, तो आपका हो जाएगा एल एन आर, डायरेक्ट डी एन बाई डी टी को मैं आर लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू, तो आपका हो जाएगा एल एन एम इंटू एन क्या होता है? एल एन एम प्लस एल एन एन। तो एल एन एम क्या है? एल एन एम माइनस एन नॉट इंटू लैम्डा प्लस एल एन ई टू दावर माइनस लैम्डा टी। अब आप एक काम करो, अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो एल एन आर इक्वल टू एल एन लैम्डा इंटू एन नॉट माइनस के साथ प्लस एल एन ई टू दावर माइनस लैम्डा टी इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। अब आपको इक्वेशन मिल गई। कैसे मिल गई? अब आप एक बात बताओ, ये एल एन आर क्या है? आपका वाई, और ये टी क्या है? एक्स है इसमें। तो आपको वाई और एक्स में एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिल गई। आप कैसे वेरीफाई कर सकते हो? यहाँ देखो, यहाँ स्लोप क्या है? स्लोप हो जाएगा लैम्डा। स्लोप क्या है? लैम्डा। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो यहाँ स्लोप क्या है? ऐसे तो है माइनस लैम्डा, लेकिन लैम्डा होता पॉजिटिव है। तो अब आप बताओ, यहाँ स्लोप आपको दिख रही है कि स्लोप निगेटिव है? और ग्राफ में भी देखो, आपको दिख रहा है क्या कि स्लोप निगेटिव है?
कैसे देखो, y इक्वल टू, अगर आप y इक्वल टू 5 - 2x का ग्राफ प्लॉट करो तो वो कुछ ऐसा ही आएगा, मतलब उसकी स्लोप निगेटिव आएगी। यहाँ भी स्लोप निगेटिव है, यानी हमने जो इक्वेशन पाई वो बिल्कुल सही इक्वेशन पाई, जिससे हम वेरीफाई कर पा रहे हैं कि हमारी स्लोप भी निगेटिव है। अब आपको क्या पूछ रहा है, टी हाफ क्या होता है, ln 2 बाई लैम्डा। अब आप बताओ यहाँ स्लोप क्या है, स्लोप है लैम्डा, ठीक है, तो इसकी आप स्लोप निकाल लो, तो स्लोप क्या हो जाएगा, डेल वाई बाई डेल एक्स। डेल वाई आपका 10 और डेल एक्स आपका 6, तो ये होगा आपका 5/3। स्लोप आ गया 5/3। अब आप एल एन टू बाई 5/3 करो तो टी हाफ बराबर एल एन टू बाई 5/3, तो आपका हो जाएगा 3/5 इंटू एल एन टू, ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कतई टफ तो नहीं था, लेकिन थोड़ा दिमाग जरूर लगाना था। मैं फिर से इसको सही से एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने किया क्या। हमने सबसे पहले आर और इसमें दिया है एल एन आर और टी के टर्म में एक प्लॉट दिया है, तो हम रिलेशन फाइंड करेंगे एल एन आर और टी के टर्म में। तो हमने फाइंड कर लिया एल एन आर आपका इस साइड आ गया, इसे हमने वाई कह दिया, और टी के टर्म में एक रिलेशन हमने भी फाइंड कर लिया, जहां से हमें पता चला कि जो स्लोप की वैल्यू होगी वो कुछ और नहीं वही लैम्डा होगी। तो हमने यहाँ स्लोप की वैल्यू निकाली इस ग्राफ से, तो आपका आ गया 5/3। अब आप टी हाफ में एल एन टू बाई 5/3 करोगे, 3/5 एल एन टू आ जाएगा। तो यहाँ मेन काम था हमारा लैम्डा और स्लोप को रिलेट करना, कि स्लोप कुछ और नहीं वही लैम्डा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों मैंने आपकी सहूलियत के लिए इस स्लाइड पे फॉर्मूला भी अटैच कर दिया है, और ये फॉर्मूला मैंने इडुनिटी से लिया है, क्योंकि वहीं शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे थे तो वहीं से मैंने उठाया है। तो यहाँ देखो, रेडियो एक्टिव डीके लॉ क्या कहता है, -dn/dt इज प्रोपोर्शनल टू n। तो आप वहाँ ये भी डायरेक्ट कर सकते थे कि वो जो आर आपको दिया था वो कुछ और नहीं, वो एक्टिविटी थी। और अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला ये यूज कर देते तो आपका इक्वेशन वही आता, बस आपको क्या करना था, एल एन लेना था इस साइड। तो उतना आपको मतलब नहीं है, मैंने आपको समझा दिया, आप समझ गए। आपको बेसिक मेन ये याद रखना है, एन इक्वल टू एन नॉट इंटू टी पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। हाफ लाइफ होता है टी इक्वल टू एल एन टू बाई लैम्डा, ठीक है। तो ये हाफ लाइफ भी कैसे आती है, ये हाफ लाइफ कैसे आती है, हाफ लाइफ का मतलब होता है, हाफ लाइफ का मतलब होता है कि आपका कितने टाइम के बाद जो न्यूक्लियस है वो एन एन नॉट बाई टू हो गया, यानी एन को आप एन नॉट बाई टू पुट करोगे इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में। सर ने भी वही किया है, एन नॉट बाई टू पुट किया और टी हाफ आपको आ गया एल एन टू बाई लैम्डा। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपके लिए अटैच कर दिया है, इसको आप रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये अपना अगला क्वेश्चन, इसमें आपको बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस विल नॉट हैव डिकेड आफ्टर अ टाइम इक्वल टू ट्वाइस इट्स हाफ लाइफ। तो आपको टाइम क्या दिया है, सबसे पहले आप लिखो, टाइम आपको दिया है 2 इंटू हाफ लाइफ, तो टी हाफ। टाइम आपको दिया है ट्वाइस ऑफ इट्स हाफ लाइफ, ठीक है। अब आपको पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले तो आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि भैया ये प्रोबेबिलिटी कहाँ से आ गई। तो देखो, मैं एक एग्जांपल लेके तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। तो सपोज करो एट टी इक्वल टू जीरो तुम्हारा न्यूक्लियस था एन, एन छोड़ो आप 100 ले लो, ठीक है। और एट टी इक्वल टू टी आपका न्यूक्लियस हो गया 25, तो आपका 75 जो न्यूक्लियस था वो डीके कर गया। तो हम क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो वो डीके ना किया, प्रोबेबिलिटी दैट अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस विल नॉट हैव डीकेड। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, कुछ और नहीं, 25/100, क्योंकि ये वही है जो बच गया और स्टार्टिंग में टोटल इतना था। मतलब क्या है, एट टी इक्वल टू जीरो आपका न्यूक्लियस कितना होता है, आपका न्यूक्लियस होता है एन नॉट, और टी इक्वल टू टी पे आपका क्या होता है, एन। तो आप प्रोबेबिलिटी को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप, प्रोबेबिलिटी को एन बाई एन नॉट लिख सकते हो। तो हमें कुछ और नहीं, एन बाई एन नॉट निकालना है। और मैंने क्या बोला था, फॉर्मूला क्या होता है, एन इक्वल टू एन नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तो आपको निकालना ही है एन बाई एन नॉट, तो हो जाएगा आपका ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तो टी की जगह आप पुट करो, टी की जगह आप पुट करो 2 इंटू टी हाफ, 2 इंटू टी हाफ। अब आप बताओ टी हाफ की वैल्यू क्या होती है, एल एन टू बाई के, तो ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टू इंटू एल एन टू बाई के, नहीं एल एन टू बाई लैम्डा। तो वो मैं इसलिए लैम्डा और के बोल पा रहा हूँ, क्योंकि वो कहीं लैम्डा का यूज होता है, कहीं के का यूज होता है। अब वो आप पे निर्भर करता है कि आप लैम्डा ले रहे हो कि के ले रहे हो। तो लैम्डा लैम्डा कट गया, तो आपका बचा ई टू द पावर माइनस टू इंटू एल एन टू। अब आप इस टू को एल एन की पावर में भेज सकते हो, तो ई टू द पावर एल एन टू टू द पावर माइनस टू। तो ई टू द पावर एल एन तो कट जाता है, तो टू टू द पावर माइनस टू यानी 1/4, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.25 डी। तो ये भी एक आसान सवाल था, सिर्फ फॉर्मूला पे सवाल था, बस थोड़ा सा ये घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है। आपको बस फॉर्मूला की मदद से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगानी पड़ती है बस। तो दोस्तों ये अपना अगला क्वेश्चन, ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या बोल रहा है, लैम्डा टू एंड लैम्डा फोर आर द वेवलेंथ ऑफ फोटॉन्स रिक्वायर्ड टू एक्साइट द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू इट्स सेकंड एंड फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, ठीक है।
तो अब आप देखो, आपका ऐसा होता है कुछ इस प्रकार से, n इक्वल टू वन हो गया आपका ये ग्राउंड स्टेट। तो आपको लैम्डा टू क्या बोल रहा है, लैम्डा टू जो है, पहले आप समझो कि अगर आपको एक्साइट कराना होता है एटम को यहाँ से, सपोज कीजिए n इक्वल टू वन से n इक्वल टू टू पे, n इक्वल टू टू पे, तो आपको पता है यहाँ E1 की एनर्जी क्या होती है, एनर्जी एट n इक्वल टू वन होती है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। लेकिन यहाँ z की वैल्यू भी वन है क्योंकि हाइड्रोजन एटम बोला है, और n की वैल्यू भी वन है, तो आपका हो जाएगा ये -13.6। और आपका उसी प्रकार से आप E2 निकाल लोगे, E3 आ जाएगा, आपका E4 आ जाएगा, तो ये सब आप निकाल सकते हो। तो आपको क्या बोल रहा है, लैम्डा टू जो है, जब आप ग्राउंड स्टेट से एटम को E2 पे भेज रहे हो, सेकंड एक्साइटेड स्टेट पे भेज रहे हो, तो आपकी एनर्जी, वो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी कुछ और नहीं E2 माइनस E1 होगी, E2 माइनस E1 होगी। और वो एनर्जी कहाँ से आएगी, वो एनर्जी आएगी फोटोन से। तो हम इसे लिख सकते हैं Hc/λ2। ये एनर्जी का डिफरेंस ही फोटोन की एनर्जी जब ऐड होगी, तब जाके हमारा एटम एक्साइट होगा। तो आपको ई टू आपको क्या लिख सकते हो आप, -13.6 जेड स्क्वायर, जेड है वन तो वन का स्क्वायर वन, बाई एन स्क्वायर, एन की वैल्यू हो गई अब टू, तो फोर, माइनस माइनस, और ई वन की वैल्यू है -13.6। अब आप इसे कैलकुलेट करो, तो अगर आप -13.6 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा आपका 1/4, माइनस माइनस प्लस तो -1, तो -13.6 इंटू 3/4 इंटू -3/4, तो 3/4 लिख दो डायरेक्ट, 3/4, इसको प्लस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और अब आप लैम्डा फोर के लिए आ जाओ, तो Sc/λ4 आपका कुछ और नहीं, E4 - E1 होगा। क्यों? क्योंकि ग्राउंड स्टेट से हम कहाँ जा रहे हैं, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। और उस वक्त जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो आ रही है फोटोन से, जिसकी वेवलेंथ है λ4, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे -13.6 जेड स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर वन, बाई एन स्क्वायर, एन एन क्या है फोर, तो बाई फोर का स्क्वायर 16, 16 माइनस, फिर यहाँ -13.6, फिर आप -13.6 कॉमन ले लो, 13.6 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया आपका 1/16, माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस एक माइनस बाहर है, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका -1, ठीक है। तो -13.6 इंटू माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं यहाँ डायरेक्ट 15/16 कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका 15/16। आप कैलकुलेशन पे थोड़ा खुद से भी ध्यान दे सकते हो। तो अब आपको क्या बोल रहा है, λ2/λ4 निकालने के लिए। तो अब आप इसको और इसको डिवाइड कर दो, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को डिवाइड करोगे, तो Sc/λ2 तो एस सी कट गया, तो आपका आ गया λ4/λ2। चलो इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो वो तो आ ही जाएगा। तो आपका यहाँ आया 13.6 इंटू 3/4, 13.6 इंटू 3/4 डिवाइडेड बाई 13.6 इंटू 15/16, ये आपका कट गया, 3 5 जा 15, 4 4 जा 16, तो आपका आया 4/5। लेकिन ये आपकी वैल्यू आई किसकी, λ4/λ2 की। तो λ2/λ4 की वैल्यू हो जाएगी 5/4, जो कि कुछ और नहीं, आप लिख सकते हो 4, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी सी। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके होगे, आप कैलकुलेशन खुद से देख सकते हो। वैसे तो मैंने कैलकुलेशन कर दिया है, आप वन को टू से डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी λ4/λ2 की। लेकिन तुम्हें चाहिए λ2/λ4, तो फिर रेसिप्रोकल उसका करना पड़ेगा। तो मोटा मोटी आप चीज़ समझ गए होगे, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपके लिए सारे फॉर्मूले एक जगह कर दिए हैं। तो आपको यहाँ देख रहा होगा बोर मॉडल, तो बोर मॉडल के लिए आपको रेडियस ऑफ इनिट ऑर्बिट, वेलोसिटी, ओमेगा एन टी एन ई एन, तो ये सब अगर आपने याद किया होगा तो सही है। नहीं भी याद किया होगा तो इसे तीन एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई से निकालते हैं। एक ये इक्वेशन होती है, एक एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये तो मैं एक नई स्लाइड लेके ये कॉन्सेप्ट सही से समझा दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए तो हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो इस पे बेस्ड है, एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन टाइप एटम। तो उसमें देखिए, आप अगर स्पीड सॉल्विंग के लिए इसे याद ही कर लेते हैं तो बहुत ही सही रहेगा। और आप लैम्डा ऑफ इमिटेड रेडिएशन, ये एक फॉर्मूला है जो कि बार बार यूज होता है। और ये डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो ये मैंने आपके लिए एक जगह कर दिया है, आप एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, एकदम हूबहू पूछ दी जाती हैं, तो आपको ये बहुत हेल्प करेगी एग्जाम में। तो दोस्तों, ये अपना अगला क्वेश्चन, ये भी हाइड्रोजन एटम पे बेस्ड क्वेश्चन है, उस पे भरपूर क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसका कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आपको क्या बोल रहा है, द अलाउड एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम्स आर गिवन बाय ई एन इक्वल टू -13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
सही है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन एटम है तो जेड को 1 पुट करके ये आपने बता दिया, बिल्कुल सही, तो हम ऑलरेडी जानते हैं, आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो अब आपको बोल रहा है फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमिटेड फोटोन। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी कब आएगी, आप बताओ, ये आपका लेवल है, एनर्जी लेवल है इक्वल टू 1 2 3 4 इंफिनिटी तक, ठीक है। तो आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब आएगी, जब मैक्सिमम एनर्जी होगी, ठीक, क्योंकि E इक्वल टू क्या होता है, एच इंटू म्यू, तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब आपको बोल रहा है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो जब आपका एटम एट n इक्वल टू इंफिनिटी से n इक्वल टू 1 पे आएगा, तभी जो फोटोन की एनर्जी होगी, फोटोन की फ्रीक्वेंसी होगी, वो मैक्सिमम होगी। यानी कहने का क्या मतलब है, डेल ई का मैक्सिमम होना ही फ्रीक्वेंसी का मैक्सिमम होना शो करेगा। तो डेल ई मैक्स कब होगा, जब आपका फोटोन इंफिनिटी से ग्राउंड स्टेट पे आएगा। तो इंफिनिटी पे आपकी एनर्जी क्या होती है, जीरो, और ग्राउंड स्टेट पे आपकी एनर्जी क्या होती है, -13.6, तो आपकी टोटल एनर्जी हो गई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके कोरस्पॉन्ड अब आप फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल सकते, कैसे निकाल सकते हो, आपको ई दिया है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चलो इसको जूल में कन्वर्ट करते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से गुना करके, ये हो गया आपका जूल। तो ई क्या होता है, ई होता है आपका एच म्यू, म्यू इज फ्रीक्वेंसी, तो आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी टोटल डिवाइडेड बाई एच, तो 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बाई एच, एच की वैल्यू आपकी है 6.62 इंटू 10⁻⁻34, तो ऊपर था जूल और ये है जूल सेकंड, तो जूल जूल कट जाएगा, आपको दिख रही है कि जी हाँ, आपका जो ये फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट है उस टर्म में आ रहा है। तो फिर आपको जी के टर्म निकालना है, तो आप किलो मेगा जीगा, तो वो आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, वो मैं उतना करने नहीं जा रहा। मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर होगा ए, तो मैंने आपको मेथड बता दिया। लेकिन अगर आपको बोल दे, चलिए ये तो हो गई फ्रीक्वेंसी की बात, तो अब आपको पता है फ्रीक्वेंसी और लैम्डा में क्या रिलेशन होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक। तो अगर अब आपको यहाँ जहाँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बोला है, अगर यही आपको बोल देता मिनिमम वेवलेंथ, तो आप यही कर रहे होते, ठीक है। चलते अब आप अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये अपना अगला क्वेश्चन, इसमें आपको बोल रहा है न्यूट्रल गैस मॉलिक्यूल ईच ऑफ मास एम है, टेम्परेचर टी है, इन अ कंटेनर एट जीरो ग्रेविटी, ठीक है। हाउ डज द एवरेज डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड ऑन टी। लैम्डा का रिलेशन तुम्हें टी पे बताना है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे भी हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आपका पता है कि लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है एच अपॉन पी, पी क्या, एच अपॉन एम वी। आप इसे ये भी लिख सकते हो एच अपॉन अंडर रूट टू एम के ई काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को तुम क्या लिख सकते हो, अंडर रूट टू एम एफ बाई टू के टी लिख सकते हो। तो आपका लैम्डा टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंट है, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, तो लैम्डा आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो आप ये फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, और याद आपने किए भी होंगे, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से आते हैं, जेई मेंस में भी भरपूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ भी पूछे, हर जगह पूछे जाते हैं, तो ये आप जरूर याद रखें। तो दोस्तों ये अपना अगला क्वेश्चन, वैसे तो ये क्वेश्चन देखने में आपको लग रहा होगा अरे ये तो जेई एडवांस का क्वेश्चन, और क्यों ना लगे, पहली बार में मुझे भी देख के लगा कि अरे भाई ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लंबाई से ही हम लोग थोड़ा देख के डर जाते हैं। लेकिन आइए इस क्वेश्चन को सिर्फ एक फॉर्मूला की मदद से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वो है ये फॉर्मूला बोर मॉडल का। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम ई हैज स्पीड यू एन, ठीक है, आपको स्पीड दिया है यू एन, और स्पीड का फॉर्मूला हमको होता है ये, आप लिख दो 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाई एन एच, ठीक है, ये हमने लिख दिया स्पीड का फॉर्मूला। अब इसने बोला द नॉर्मलाइज स्पीड वी एन इज गिवन बाई, नॉर्मलाइज स्पीड हम तो जानते ही नहीं थे कि भाई नॉर्मलाइज स्पीड क्या होता है, यही बता रहा है कि नॉर्मलाइज स्पीड जो है वो कुछ और नहीं, वो यू एन बाई सी है, हमने यहाँ तक, और इसकी वैल्यू इसने बोल दी 1/685, ठीक है, यहाँ तक हमने लिख लिया। अब बोल रहा है द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द यूनिट्स ऑफ एनर्जी इज गिवन बाई एम ई इक्वल टू एम ई सी स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया। वेयर सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, सी द वेलोसिटी ऑफ, आपको पता है कि सी वेलोसिटी ऑफ लाइट ही होता है। इट इज गिवन दैट, और आपको एक चीज दिया है, वो क्या है, ई स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन नॉट एस सी की वैल्यू दी है 1/137, तो आपको इतनी चीज दी गई है, आपको एच की भी वैल्यू दी गई है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, अब आपको बोल रहा है इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम nth ऑर्बिट टू द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम, तो आपको जो इलेक्ट्रॉन है
वो nth ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1 पे आ रहा है। तो आपको पता है जब एक इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी। जो एनर्जी रिलीज होगी वो फोटोन के टर्म में रिलीज होगी, और उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, h इंटू म्यू, और वो एनर्जी क्या होगी, ई एन माइनस ई वन। ठीक। अब आप क्या यहाँ से फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल सकते, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपको ई एन माइनस ई वन बाई एच। आपको ई वन भी पता है, हाइड्रोजन एटम है, तो ई वन आपको क्या हो जाएगा, ई वन हो जाएगा -13.6। ई एन सिर्फ आपको निकालना है, ई एन आपको कैसे निकलेगा, -13.6 जेड स्क्वायर जेड वन बाई एन स्क्वायर। सिर्फ आपको यहाँ जो कमी है वो एन की कमी है, एच भी आपको दिया है तो सिर्फ आपको एन निकालना है। और ये इतनी सारी चीज़ें एन निकालने के लिए ही दी हुई है। कैसे, चलिए हम लोग लिखते हैं टू पाई, यू एन आपको है 2 पाई, के की वैल्यू आप पुट कीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के जेड ई स्क्वायर बाई एन एच। 2 पाई से ये कटा, ये 2 हो गया, तो आपका यू एन की वैल्यू आ गई, के तो हमने के को तो लिखा है, के नहीं रहेगा यहाँ पे, तो आपका वैल्यू आ गया जेड ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। यू एन की वैल्यू आ गई। और अब आप देखो, ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एस सी की वैल्यू 1/37 दी है, 1/137, 1/137। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, हम इसे ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एस सी। तो चलिए अभी तो नहीं लिखते हैं, लेकिन ये अगर हम नॉर्मलाइज स्पीड का यूज़ करें तो वी एन इक्वल टू यू एन बाई सी। तो यू एन आपका ये आया, तो अब आप इसको यहाँ पुट करो। अगर आप पुट करते हैं तो जेड ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन एस सी। अब आप बताओ, ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एस सी, ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एस सी को आप लिख सकते हो 1/137। तो जेड बाई 137 इंटू एन आपका ये बचा, और जेड की तो वैल्यू आपकी 1 होती है, तो 1, तो वी एन बाई 1/137 इंटू एन, और वी एन की वैल्यू है 1/1685। तो 1/137 एन इक्वल टू 1/685। तो 5 बार में कटेगा तो एन की वैल्यू आ गई आपकी 5। तो सिर्फ आपको इतनी सी चीज़ से एन की वैल्यू निकालनी थी। तो अब आपका ये जो एन है, आपको पता है ये एन कुछ और नहीं, ये एन की वैल्यू 5 है। तो जब एन की वैल्यू 5 आ गई तो आपका एनर्जी क्या होगा, ई फाइव माइनस ई वन, ई फाइव माइनस ई वन बाई एच। फ्रीक्वेंसी अब आप खुद से निकाल लेना, मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया। मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं आपको पूरा सॉल्व करके बताऊं, बस मैंने प्रोसीजर बता दिया कि क्वेश्चन देख के डरना नहीं होता। क्वेश्चन आसान था, बहुत ही आसान था, सिर्फ आपको थोड़ा पेशेंस रखना था और ये क्वेश्चन बनने लायक क्वेश्चन था। तो दोस्तों ये है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। यही तो खूबसूरती है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देख के बच्चे डर नहीं, या तो ओवर कॉन्फिडेंस में गलत आंसर टिक मार देते हैं, या तो डर जाते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें तो आप गलत मार सकते थे। इसमें आपको बोल रहा है इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज चेंज फ्रॉम रेड टू ब्लू। ठीक है, आपने इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को रेड टू ब्लू कर दिया, ठीक है, while keeping the energy per unit area, per unit energy, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, ये फिक्स है, ये फिक्स्ड है। ठीक है, आपने दो चीज यहाँ से फाइंड कर ली। तो अब आपको बोला व्हाट विल हैपन टू द सैचुरेशन करंट। अब आप पहला ऑप्शन पढ़ो, आपको दिखेगा सैचुरेशन करंट डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। आप बोलो अरे भाई तो बिल्कुल सही बात बोल रहा, एंड देयरफॉर विल बी द सेम फॉर रेड एंड ब्लू लाइट। बोलोगे हाँ ये तो बात सही है, क्योंकि रेड और ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, लेकिन आपको पता है सेचुरेशन करंट फ्रीक्वेंसी पे थोड़ी डिपेंड करता है। तो आप बोल दोगे नहीं मेरे को पहला ऑप्शन सही लग रहा है, चलो इसको मार के आगे बढ़ता हूँ। लेकिन दोस्तों वो गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, अब आप यहाँ आओ, आपने पढ़ा होगा विब गियोर, ठीक, तो इस डायरेक्शन में आपका वेवलेंथ बढ़ता है और इस डायरेक्शन में आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो फ्रीक्वेंसी आपकी ब्लू की ज़्यादा होगी, ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी रेड से, फ्रीक्वेंसी ब्लू की ज़्यादा होगी रेड से। तो यहाँ से हमने इतना फाइंड कर लिया। तो अब आपको बोल रहा है ई बाई एटी फिक्स है, तो रेड और ब्लू दोनों के लिए तो फिक्स होगा, रेड और ब्लू दोनों के लिए फिक्स है। तो ई वन बाई ए वन टी वन इजक्वल टू ई टू बाई ए टू टी टू। एरिया और टाइम तो फिक्स है, बदलेगा क्या, फ्रीक्वेंसी बदल रही है, फ्रीक्वेंसी बदल रही है रेड और ब्लू के लिए। तो इवन को आप फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिखो, तो कैसे लिखोगे, फ्रीक्वेंसी की टर्म में एक फोटोन की एनर्जी तो एच इंटू म्यू होती है, तो एन फोटोन की एनर्जी हो जाएगी एन वन इंटू एच इंटू म्यू वन बाई ए वन टी वन इज इक्वल टू एन टू इंटू एच इंटू म्यू टू बाई ए टू टी टू। तो ए टू टी टू नहीं, एरिया और टाइम भी सेम है, तो आप इस सबको काट सकते हो, ए वन को काट सकते हो, टी वन टी टू को काट सकते हो, एच कॉन्स्टेंट है ही। तो आपका एन वन म्यू वन हुआ एन टू म्यू टू के बराबर। अब आप देखो एन वन म्यू वन इज इक्वल टू एन टू म्यू टू है, मतलब क्या है कि अगर आपने
ये सपोज कीजिए ये आपने ब्लू के लिए लिखा और ये आपने रेड के लिए लिखा। तो अब आपको पता है यहाँ म्यू वन ज़्यादा है, ये म्यू वन ज़्यादा है और ये म्यू टू कम है। तो अब आपको इस N1 को कम करना पड़ेगा और इस N2 को ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी जाके ये दोनों बराबर हो पाएंगे। क्यों? अगर मान लिया म्यू वन आपका 3 है और आपका म्यू टू आपका कम है, क्योंकि म्यू वन आपका ब्लू है और म्यू टू आपका रेड है, तो म्यू वन जो है वो म्यू टू से बड़ा है, तो म्यू वन मान लीजिए 3 और म्यू टू मान लीजिए 2। तो आपका N, अगर आपका N 2 है तो आपका इस साइड N3 होना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा। तो अब आप देख सकते हो कि N1 और N2 में N2 बड़ा आ रहा है। तो मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटोन इन, सॉरी यार मैंने यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ कर दी, आपको डिस्टर्ब कर सकता है। तो मैंने एक तरफ ब्लू के लिए लिखा है और इस तरफ रेड के लिए लिखा है, ठीक है। अब आप समझ रहे होगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो N2 ग्रेटर देन N1 है, N2 ग्रेटर देन N1 है और N2 था रेड, यानी नंबर ऑफ फोटोन फॉर रेड लाइट ग्रेटर देन नंबर ऑफ फोटोन फॉर ब्लू लाइट। तो जितना ज़्यादा फोटोन होगा उतना सेचुरेशन करंट बढ़ेगा। तो आपका यहाँ आंसर होगा सेचुरेशन करंट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी पे तो डिपेंड करता है, लेकिन आपका जो आंसर आया वो ये आया, सेचुरेशन करंट फॉर फॉर ब्लू कलर लाइट इज लार्जर देन रेड। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सेचुरेशन करंट फॉर ब्लू कलर लाइट इज स्मॉलर देन रेड कलर लाइट। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझा देता हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। सबसे पहले तो ये दो पॉइंट आप याद रखो, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी फोटो इलेक्ट्रिक करंट उतना ज़्यादा होगा। दूसरा है द फोटो इलेक्ट्रिक काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो ये भी आप याद रखो, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, आपका फोटोन आके एक मेटल प्लेट पे टकराता है और वहां से आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। तो ई ऑफ फोटोन इज इक्वल टू ये इस मेटल का वर्क फंक्शन फाइव प्लस काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। ये एक फॉर्मूला हो गया। तो अब आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ई फोटोन को लिख सकते हो एच सी बाई लेमडा, फाई को आप लिख सकते हो एच सी बाई लेमडा नॉट, वेयर लेमडा नॉट इज अ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, प्लस काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हो ई इंटू वी नॉट, वी नॉट इज अ स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये मात्र दो फॉर्मूला होते हैं जिनकी मदद से आप पूरे फोटो इलेक्ट्रिक के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और ये दो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट होते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। और इस पे बेस मैंने एक सवाल भी कराया, तो जो कि आपको फंसा सकता था, लेकिन हमने उस क्वेश्चन को समझा कि कैसे वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन, इसमें आपको क्या बोल रहा है, इसमें आपको बोल रहा है द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 2000 आवर। तो आप सबसे पहले लिख लो टी हाफ इज इक्वल टू 2000 आवर, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द डीके ऑफ 2/3 ऑफ इट्स न्यूक्लियाई। यानी आपका जब न्यूक्लियाई स्टार्टिंग में एन नॉट था, तो अब जब डीके हो गया तो वो कितना बचेगा, वो बचेगा एन नॉट माइनस 2n0/3। आप ये गलती मत करना कि बचने वाले को ही आप 2n0/3 ले लेना, ये n नहीं है। आपका n जो होगा वो होगा n0 - 2n0/3, क्योंकि आपको बोल रहा है कि आपका स्टार्टिंग में n0 था, लेकिन कितने टाइम के बाद 2/3 ऑफ इट्स न्यूक्लियाई डीके कर गया होगा। तो बचेगा क्या, बचेगा n0 - 2n0/3। तो आपका हो जाएगा n0/3। अब आपको मैंने क्या बताया था, सिर्फ एक फॉर्मूला का यूज करना है, m इक्वल टू n0 इंटू ई टू दावर माइनस लैम्डा इंटू टी। तो आपका n का वैल्यू आ गया n0/3 इज इक्वल टू n0 इंटू ई टू दावर माइनस लैम्डा टी। तो n0 कट गया, 1/3 इज इक्वल टू ई टू दावर माइनस लैम्डा टी। अब आप दोनों तरफ ln ले लो, तो ln 1/3 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू टी। तो अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप ln 1/3 ln 3 की पावर -1 और -1 को बाहर करके आप डायरेक्ट इसे लिख सकते हो ln 3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लैम्डा टी, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब आप देखो टी हाफ आपको 2000 आवर दिया है, इसका मतलब क्या है, ln 2/लैम्डा इज इक्वल टू 2000 दिया है, ठीक है। तो लैम्डा को आप लिख सकते हो 2000/ln 2। अब आप यहाँ कुछ मत करो, टी इक्वल टू ln 3/लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू आ गई ln 3/2000 इंटू ln 2। अब आप वैल्यू पुट करके टी की वैल्यू तो निकाल ही सकते हो, तो आपके पास वो टी आ जाएगा जिसके लिए आपका जो न्यूक्लियस है वो 2/3 डीके कर चुका होगा। तो अब आप ये इसे सॉल्व करके खुद से आंसर निकाल लेना, मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। तो दोस्तों ये अपना अगला क्वेश्चन, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है।
तो इसमें आपको क्या बोल रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज लैम्डा बी। तो यानी आपका जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है उसका आपको वेवलेंथ है लैम्डा बी, ठीक है। तो आप क्या जानते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ आपको कौन से फार्मूला, एक दो फार्मूला का यूज होता है, वो क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन आप दो भागों में बढ़ जाता है। सबसे पहले तो वर्क फंक्शन और प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो अब आप चलो अब क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अब आपको बोल रहा है कि द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज लैम्डा बी, ठीक है। एमिटेड इलेक्ट्रॉन जो है उसका हम लोग वेवलेंथ लैम्डा बी सपोज कर लेंगे, ठीक है। अब आपको बोला द एनर्जी ऑफ द फोटोन इंसिडेंट, ई फोटोन on the metal is 5 times the work function is equal to 5 into 5। तो अब आप इसमें इसे पुट करो तो 5 is equal to 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 4 5। अब आपको बोल रहा है इफ एच इज अ प्लैंक कांस्टेंट एंड एम इज इलेक्ट्रॉन मास देन व्हाट इज द वर्क फंक्शन। तो ये है वर्क फंक्शन, तो फाई इज इक्वल टू के काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 4। तो अगर आपको आंसर कुछ इस प्रकार से दिया रहता काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई 4 तो हम तो टिक मार देते, लेकिन आपको आंसर में एम की भी टर्म है, लैम्डा की भी टर्म है और एच की भी टर्म है। तो हम इसे रिप्लेस कैसे करेंगे, इसे रिप्लेस करने का एक ही मेथड है, वो क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमें क्या कहता है कि वेवलेंथ होता है एच अपॉन एम वी। और मैंने एक फॉर्मूला बताया था अंडर रूट टू एम इंटू के ई। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो लैम्डा बी का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाई टू एम इंटू के ई। तो के ई की वैल्यू आ जाएगी, आपको के ई की वैल्यू आ जाएगी एच स्क्वायर बाई टू एम इंटू लैम्डा बी स्क्वायर। अब आप इसे यहाँ पुट कर दो तो एच स्क्वायर बाई टू एम इंटू लैम्डा बी स्क्वायर इंटू 4। तो एच स्क्वायर बाई एट एम इंटू लैम्डा बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बाई एट एम इंटू लैम्डा बी स्क्वायर, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होगे, ये भी एक इजी क्वेश्चन था, बस आपको रिलेट करके चलना होता है कि सिर्फ फॉर्मूला ही तो लग रहा है, क्या लगा, दो फॉर्मूला लगा, एक फॉर्मूला ये लगा और दूसरा फॉर्मूला आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ का लगा। तो बस फॉर्मूला बेस्ड ही तो चल रहा है, थोड़ा सा आपको रिलेट करके दिमाग लगा के चलना पड़ता है। बाकी क्वेश्चन आसानी होते हैं, मॉडर्न फिजिक्स आपको कभी धोखा नहीं देगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरीके से आपको केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक धोखा नहीं दे सकती और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में केमिस्ट्री कभी धोखा नहीं देती, उसी प्रकार से फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स वाली यूनिट नहीं धोखा देती। तो आप इसे बढ़िया से करके जाओ, आपका काम हो जाएगा। दोस्तों ये फिर एक कॉन्सेप्चुअल सवाल और एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन। यहाँ आपको बोल रहा है द फिगर इन द ऑप्शन शोज द फोटो करंट जे ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल वर्सेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट बीम। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट करंट पे नहीं पड़ता, ठीक है, हम जानते हैं इंटेंसिटी का पड़ता है, इतना हम जानते हैं। द लाइट बीम कैन हैव डिफरेंट इंटेंसिटीज I1 I2 I3 और ऑर्डर कुछ इस प्रकार से है। तो I1 I2 I3 का ऑर्डर इस प्रकार से, तो हम जानते हैं कि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतना ज़्यादा सेचुरेशन करंट। तो J3 जो होगा सबसे बड़ा होगा, फिर J2 फिर J1। तो ये हमने यहाँ तक फाइंड कर लिया फिर इतने से। अब बोल रहा है विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। तो सबसे पहले आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, यहाँ देखो अगर आप इस ग्राफ को रीड करो तो इसमें आपको बोल रहा है आई थ्री ऊपर है तो जे भी ऊपर है, I2 ऊपर है तो ये फिर उसके नीचे फिर I1 फिर J1। तो ये आपका J3 J2 J1, तो J3 सबसे बड़ा फिर J2 फिर J1, तो ये आपका सही हो सकता है। I1 I2 I3, तो I1 ऊपर है और J1 यानी I1 फिर J1 J2 J3। यहाँ आपको J3 सबसे छोटा J1 सबसे बड़ा बता रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए कि J3 सबसे बड़ा होना चाहिए, तो ये ग्राफ तो होगा नहीं। अब ये दोनों ग्राफ क्यों नहीं हो सकता, मैं आपको बताता हूँ, ये दोनों ग्राफ इसलिए नहीं हो सकता। यहाँ आपको बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ रही है, इस फ्रीक्वेंसी के लिए फोटो करंट ये है, इस फ्रीक्वेंसी के लिए ये है, इस फ्रीक्वेंसी के लिए आपका करंट ये है। तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से करंट बढ़ रहा है, लेकिन हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी का करंट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। करंट का इफेक्ट सिर्फ इंटेंसिटी का होता है, करंट पे जो इफेक्ट होता है वो सिर्फ इंटेंसिटी का होता है। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी आपको कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी के आप बढ़ा रहे हो, फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से आपका करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आपका ऑप्शन सबसे सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कंसिडर दैट इन अ फ्यूजन ऑफ सिंगल प्लूटोनियम एटम्स 207 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिलीज। तो जब एक प्लूटोनियम एटम का फ्यूजन होता है
तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 2.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो हम इसे क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जूल में बदल दो तो 207 इंटू 10⁶, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना जूल, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो हमने निकाला कि एक प्लूटोनियम एटम के फिजन से इतना जूल एनर्जी रिलीज होती है। अब वो कह रहा है assuming all atom of plutonium undergo fission, ठीक है, which of the following option is the closest estimate of the plutonium amount of plutonium required for a 20,000 unit of TNT explosion। 20,000 यूनिट ऑफ TNT एक्सप्लोजन और एक यूनिट ऑफ TNT इतना जूल, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 4.184 इंटू 10⁹ से, तो आपका आ जाएगा टोटल जूल। मतलब कि आपका ये एक प्लूटोनियम एटम से इतनी एनर्जी रिलीज होती है। तो हम सबसे पहले फाइंड कर लेंगे कि कितने प्लूटोनियम एटम का फिजन हुआ होगा कि इतनी एनर्जी रिलीज हुई। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो 20,000 इंटू 4.184 इंटू 10⁹, इससे हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ प्लूटोनियम एटम डिवाइडेड बाय 207 इंटू 10⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखो ऊपर भी जूल है नीचे भी जूल है, तो वो तो कट जाएगा, इसलिए नंबर आएगा जिसकी कोई यूनिट नहीं होगी। तो इसका आंसर आएगा आपको, इसका आंसर आएगा 252.65, 252.65 इंटू 10⁻22 प्लूटोनियम एटम्स। यानी इतने प्लूटोनियम एटम के फिजन से इतनी एनर्जी रिलीज होगी। जब इतने प्लूटोनियम एटम का फिजन होगा तो हमें नंबर मिल गया। अब आप बताओ मोल क्या होता है? एन इक्वल टू एन बाई एन होता है। मोल इक्वल टू नंबर बाई एटम बाई एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ एटम आपको दिया है 252.65 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर होता है 6.023 इंटू 10⁻24। तो आपका मोल आ जाएगा 4.2 मोल। जब आपका मोल आ गया तो आपको मोल इक्वल टू गिवन मास, गिवन मास बटे मॉलिकुलर मास। तो क्या आप ये डब्ल्यू ही कर दो तो डब्ल्यू इक्वल टू एन इंटू मॉलिकुलर वेट। आपका मोल है 4.2 और मॉलिकुलर वेट है आपका, मॉलिकुलर वेट आपको कितना होता है प्लूटोनियम का? 239। तो ये अप्रोक्स आ जाएगा आपको 1 kg के इक्वल। ये अप्रोक्स आ जाएगा आपको 1 kg के इक्वल। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बोर मॉडल पे बेस्ड है, तो इसके लिए मैंने यहाँ आपके लिए फॉर्मूला भी चिपका दिया है। तो सबसे पहले तो मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये सारे टर्म क्या क्या होते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है बोर मॉडल में कि आपका एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है सर्कुलर ऑर्बिट में। क्यों रिवॉल्व कर रहा होता है? क्योंकि सेंटर पे जो चार्ज होता है वो जेडी इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसकी वजह से इसमें फोर्स लगता है। तो आपको दो इक्वेशन आती है। सबसे पहले बोर जी ने बोला था कि आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, तो एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। तो एक ये इक्वेशन होती है। और दूसरी इक्वेशन ये होती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रॉन जेड ई, तो के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, तो एम वी स्क्वायर बाई आर। तो इस दो इक्वेशन की मदद से ये सारी इक्वेशन आती है, ये सारे फॉर्मूले आते हैं, रेडियस, वेलोसिटी, ओमेगा टीन। ये सारी जो फॉर्मूला है वो सिर्फ इनकी मदद से आता है। तो अब देखो, अब आपको बोल रहा है कंसीडर द बोर मॉडल ऑफ एन एटम वेयर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज माइनस सी, इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज माइनस सी रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ चार्ज प्लस सी। अभी प्लस ही बोला, यानी z की वैल्यू यहाँ क्या है, z की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब बोला है ऑफ रेडियस r, ऑफ रेडियस r, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन हैज एन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 2h डैश, ठीक है, 2h डैश, 2h डैश का मतलब क्या हो गया, n इक्वल टू टू, n इक्वल टू टू, ठीक है। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम आपका क्या होता है, एन एच अपॉन टू पाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन एच कट, ठीक है। तो अब आपको बोल रहा है इफ द न्यूक्लियर हैड अ चार्ज प्लस टू ई, अगर चार्ज आपका प्लस टू ई हो जाता, व्हाट वुड हैव बीन द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो ये आपको जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा था, जो पहले चक्कर लगा रहा था उसकी रेडियस तो आर थी। लेकिन जब हमने सेंटर के चार्ज को जेड ई कर दिया यानी टू ई कर दिया, तो अब आपका प्रिंस क्या बोल रहा है, व्हाट वुड हैव बीन द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो अब आपके रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आर डैश आपका क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखो कि आपका जो रेडियस होता है वो किस पे डिपेंड कर रहा है। तो आर एन आपका है एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर एम। सबसे पहले देखो, ये एन तो सेम है, ये 4 पाई स्क्वायर और के कांस्टेंट है, एच स्क्वायर भी कांस्टेंट है। तो और ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी कांस्टेंट है, और ये एम, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी तो कांस्टेंट है। दोनों के लिए तो सेम है। ये इलेक्ट्रॉन, ये मास किसका है, ये इलेक्ट्रॉन का मास है।
तो आपका रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड है। एन भी कांस्टेंट है, यानी रेडियस प्रोपोर्शनल है वन बाई जेड के, रेडियस प्रोपोर्शनल है वन बाई जेड के। मतलब क्या हो गया कि अगर आपने z को यहाँ वन से टू कर दिया, z को यहाँ वन से टू कर दिया, तो आपका रेडियस r बाई आर डैश इज इक्वल टू जेड डैश बाई जेड। और जेड डैश जो है वो आपका है, रेडियस को टू कर दिया बाई वन, तो आपका r हो जाएगा टू आर, आर डैश हो जाएगा आपका, आर डैश आपका हो जाएगा टू आर। सर हमने यहाँ पे कुछ गलती की है, मैं इसको फिर से इरेज करके बताता हूँ यहाँ पे। तो हमने तो यहाँ तक देख लिया कि हमारा जो रेडियस होगा वो z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी अगर आप रेडी z को दोगुना करोगे तो रेडियस आपका आधा हो जाएगा। तो यहाँ आपको कह रहा है कि हमने टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन लिया, यानी z को हमने टू कर दिया, तो z के टू करते ही आर एन आपका वन बाई टू हो जाएगा, यानी अब आपका आर एन आर बाई टू हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये अपना अगला क्वेश्चन, इसमें आपको क्या बोल रहा है, इसमें आपको बोल रहा है एटॉमिक मासेस ऑफ टू ऑक्सीजन आइसोटोप O816 O818 आर इतना, ठीक है, एटॉमिक मास दिया हुआ है, ठीक है। वेयर यू इज द एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब दिया हुआ है, द स्पीड ऑफ लाइट इज सी, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। और डेल एम को आप क्या लिखोगे, डेल एम को लिखोगे मास ऑफ प्रोटॉन इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एटॉमिक मास। ये फॉर्मूला, सिर्फ इस फॉर्मूला के बेस पे आप इसे बना सकते हो। सिर्फ इसमें क्या है, इसमें कैलकुलेशन टफ है, बाकी कुछ नहीं है। तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले O816 के लिए, O816 के लिए आपको 8 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन कितना, 8 न्यूट्रॉन है। कैसे, ये एक नीचे वाला तो प्रोटॉन हो गया, और ऊपर वाला में से नीचे वाला घटाओ, 16 में 8 गया 8, तो 8 न्यूट्रॉन हो गया। तो इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी अगर आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 8 इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन 8, और मास ऑफ प्रोटॉन आपका है 1.00727, और मास ऑफ न्यूट्रॉन आपका ये है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 8 इंटू 1.0086 माइनस एटॉमिक मास इसका कितना दिया, एटॉमिक मास ऑफ इतना इसका 15.99491 इंटू सी स्क्वायर। ये हो गया आपका बाइंडिंग एनर्जी इसके लिए। अब आपको बाइंडिंग एनर्जी चाहिए इस आइसोटोप के लिए O818। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना, 8 प्रोटॉन, ये हो गया प्रोटॉन, इसमें इसको घटाओ तो न्यूट्रॉन आ जाएगा, तो 10 न्यूट्रॉन। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 1.00727 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 10, इसको यहाँ रख दो, मास माइनस इसका एटॉमिक मास कितना दिया, इसका एटॉमिक मास दिया है वन पॉइंट, इसका एटॉमिक मास दिया है 17.99 इंटू सी स्क्वायर, ठीक। अब आपको देखो सी स्क्वायर के टर्म में ही बताना है, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वन माइनस टू करके आप इजिली निकाल सकते हो। देखो कैलकुलेशन करने तो मैं नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि देखो कितना आसानी से तुम बना सकते हो, और वहाँ कैलकुलेटर भी दिया जाता है तो तुम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है टू मोनोक्रोमेटिक सोर्स इमिट लाइट एट वेवलेंथ लैम्डा एंड लैम्डा बाई टू। तो लैम्डा वन है आपको लैम्डा, और लैम्डा टू है आपको लैम्डा बाई टू, ठीक है। द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल यूजिंग दीज टू सोर्सेज आर फाउंड टू बी 1 वोल्ट। तो आपका वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट ऑफ वन है 1 वोल्ट, और वी नॉट सेकंड है आपको 3 वोल्ट। मतलब क्या है कि ये फोटो इलेक्ट्रिक का सवाल है, जिसमें आपको एक मेटल प्लेट दी है, इसमें दो लाइट आ रही है, जिसकी एक का फ्रीक्वेंसी है, एक का वेवलेंथ है लैम्डा, दूसरे का वेवलेंथ है लैम्डा बाई टू, और एक के लिए आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल है 1 वोल्ट, और दूसरे के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल है आपका 3 वोल्ट। अब आपको कह रहा है व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल, तो ये मटेरियल का वर्क फंक्शन बताओ। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि आपको फॉर्मूला क्या होता है, ई ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 5 + ke। तो फोटोन की सबसे पहले एक इक्वेशन आपको मिल जाएगी, एच सी बाई लैम्डा वन इज इक्वल टू 5 + ke इंटू वी नॉट ऑफ वन। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ई इंटू वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अब आप पुट करो एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए, तो आपकी दो इक्वेशन आ जाएगी। तो पहली इक्वेशन हो जाएगी आपकी एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू 5 + e इंटू वी, तो आपका हो जाएगा ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे आपको वन है, तो वन अगर पुट करोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और दूसरा हो जाएगा आपका एच सी बाई लैम्डा बाई टू, तो डायरेक्ट लिख दो 2 एच सी बाई लैम्डा,
इज इक्वल टू 5 प्लस दूसरे के लिए आपका है 3 वोल्ट, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब आप ये आपकी इक्वेशन 1, ये आपकी इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये वाली टर्म कट जाएगी। बचेगी क्या आपका, इस साइड तो हो गया 0, ये माइनस, तो 2 5 माइनस 5 तो हो जाएगा ये 5, फिर 2 माइनस 3 तो माइनस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 5 की वैल्यू आ गई आपकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना इजी सवाल था। देखो मैं ऐसा हुआ था कि मेरा जो 2024 का पेपर था उसमें क्वेश्चन टफ थे, लेकिन उसमें भी देखो मॉडर्न फिजिक्स कितना आसान आ गया। तो आपको मॉडर्न फिजिक्स धोखा नहीं देती है, तो आप अच्छे से कॉन्सेप्ट करके जाओ। इसमें क्या ही यूज़ किया तुमने, सिर्फ एक चीज़ यूज़ की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला यूज़ किया, और बस आपको थोड़ा सॉल्व करना है सोल्व। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये भी एक हाइड्रोजन एटम, लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको बोल रहा है एंड इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट, तो आपका ये हो गया ग्राउंड स्टेट। यहाँ आपको एनर्जी थी E1। आपको पता है E1 क्या होता है, -13.6। ग्राउंड स्टेट पे हाइड्रोजन एटम की एनर्जी -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो जेड की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 1, तो -13.6। ठीक है, एब्जॉर्ब फोटोन ऑफ एनर्जी ई अल्फा। अब जब इसको एक एनर्जी और मिली, हम जानते हैं जब इसको एनर्जी मिलेगी तभी ये जाके एक्साइट होगा, और अब बोल रहा है जब इसे एनर्जी मिली एक ई अल्फा, ठीक है, फोटोन की एनर्जी मिली, एंड गेट एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, तो ये एक्साइट होके एन पे चला गया। तो अब आप बताओ, इसकी स्टार्टिंग में एनर्जी थी E1 और इसको एनर्जी फोटोन की मिली अल्फा, तो अब ये जा पहुंचा ई एन पे, यानी इसको उतनी ही एनर्जी मिली होगी। ये अगर ये टोटल एनर्जी E1 प्लस ई अल्फा है, तो ये कौन से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे जा सकता है, वो क्वांटम नंबर जिसकी एनर्जी इसके बराबर होगी। तो ई एन इक्वल टू E1 प्लस ई अल्फा, और ई एन क्या होता है, ई एन आपको पता है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो बाई एन स्क्वायर, -13.6 को आप लिख सकते हो E1 लिख सकते हो ना, E1 आपको -13.6, तो E1 बाई एन स्क्वायर। अब आप इसको यहाँ पुट करो तो E1 प्लस ई अल्फा इज इक्वल टू E1 बाई एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू E1 बाई E1 प्लस ई अल्फा। तो एन की वैल्यू आ गई आपको अंडर रूट E1 बाई E1 प्लस ई अल्फा। तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आई होगी चीज़ें, और इसी तरीके से हमने पूरा मॉडर्न फिजिक्स एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, सारे निपटा दिए। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमने पूरे मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और आपको नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों बात ये है, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ गर्मी बहुत है, जिस वजह से आपको मैं दिख रहा हूँ बार बार ऐसे ऐसे करते हुए, मुझे भी अभी दिखा। तो दोस्तों गर्मी बहुत है, इसलिए मेरे बार बार नाक के पास पसीना आ जा रहा है। तो आप इन सारी चीज़ों को इग्नोर करें, आप क्वालिटी कंटेंट पे फोकस करें। आपको जो चीज़ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो क्वालिटी कंटेंट है। अगर आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा है तो हो जाएगा, और आप ज़रूर अपना रिव्यू कमेंट में बताना, और अगला आप क्या चाहते हो वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, दुआओं में याद रखिएगा। धन्यवाद।